बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ये जो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तो यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर है और यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कितने, इन समीकरण को हल करने के कितने प्रकार है, क्या क्या है, वो सारा कुछ अब इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं अपन। तो यहाँ पर जो जैसा कि अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जानेंगे चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। अध्याय दो चर वाला रैखिक समीकरण में सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि चर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर चर का मतलब होता क्या है। चर तो जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि जिसका कोई मान नहीं होता। जैसे अपन पहले पिछली क्लासों में 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं। जैसे अपन को मीरा की माँ की आयु वाला क्वेश्चन आता था, जिसको अपन नहीं जानते थे। तो मीरा की माँ की वर्तमान आयु अपन x मानते थे या y मानते थे या z मानते थे, जिसका कोई अपने को पता नहीं होता था। उस टाइप की वैल्यू को अपन चर राशि कहते हैं। जैसे x है, y है, यानी कोई इसका वैल्यू नहीं होता, या इसमें गिनने के लिए कोई संख्या का यूज़ नहीं किया जा सकता। ये कोई निश्चित मान नहीं होता, संख्यात्मक मान नहीं होता, इसको चर राशि कहते हैं। इसमें a b c d भी लिया जा सकता है। ये सब आपका चर राशि होता है, चर मान होता है। उसके अलावा अगर अचर मान की बात की जाए तो यहाँ पर ये अचर मान में अपन जानते हैं कि जिसका मान होता है, संख्यात्मक मान होता है 1 2 3 हैं, 50 100 150 200, ये कोई भी मान अपन ले सकते हैं जो संख्यात्मक हो। तो चर इसको बोलते हैं और अचर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है और समीकरण का मतलब क्या होता है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण मैं बनाता हूँ, x + y बराबर 5। यहाँ पर इस x की घात 1 है और इस y की घात भी 1 है। तो जिसकी घात अगर 1 होती है, या जिस समीकरण की घात 1 होती है, उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी घात 1 वाले समीकरणों को रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात 1 होती है, उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण की खासियत होती है, जैसे समीकरण में बराबर का निशान होता है, इक्वल का निशान होता है, यानी कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक राइट हैंड साइड, एक दूसरा लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का निशान होता है। इसको समीकरण कहा जाता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर 4x + 3y, तो ये समीकरण नहीं है। यहाँ पर मैं बोलूँ 5z + 3 कुछ भी ले सकते हैं अपन, 3y ले लिए, तो ये अपन समीकरण में नहीं आता, क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष नहीं है। दूसरा पक्ष होना ज़रूरी है, यानी आपको दूसरा पक्ष के लिए बराबर का होना ज़रूरी है और बराबर के बाद कोई भी संख्या का होना ज़रूरी है। तो इसमें बराबर नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं परिमेय व्यंजक बोल सकते हैं। परिमेय व्यंजक ये बोला जा सकता है, इसको परिमेय व्यंजक। बट इसको समीकरण नहीं बोलेंगे। समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का निशान होता है, बीच में इक्वल का निशान होता है, ये समीकरण है। यहाँ पर अपन इसको समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन बहुत सारा समीकरण ले सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर इसको ले सकते हैं 5a + 7b = 13, ये समीकरण। तो ये सारे समीकरण में आते हैं और ये रैखिक समीकरण होते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण की एक खासियत होती है रैखिक समीकरण की एक खासियत होती है कि इसकी अधिकतम घात 1 होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो a की घात कुछ नहीं यानी 1 है, b की घात कुछ नहीं यानी 1 है। मतलब कहने का मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 हो और बीच में बराबर का निशान हो, यानी दो पक्ष हो, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जो दो साइडों से मिल के बना हो और जिसमें दो चर हो। क्योंकि मैं यहाँ पर चर बता चुका हूँ x y z, तो आप देख सकते हो यहाँ पर x और y दो चर है, यहाँ पर भी x y दो चर है, यहाँ पर भी a और b दो चर है। तो यहाँ पर दो चरों से मिलकर बना हो और उसकी अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे समीकरणों को अपन क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को अपन कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें दो साइड होते हैं। क्लियर है? ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, जिसमें साइड नहीं होते, केवल ऐसा व्यंजक होता है, वो उसको परिमेय व्यंजक कहते हैं। ये परिमेय व्यंजक के नाम से जाना जाता है।
अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो उदाहरण मिलेगा, सलमा वाला उदाहरण जो मिलेगा, सलमा कहती है मेरे अंक तुम्हारे अंक, अपनी सहेली को कहती है, सलमा कहती है मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। मतलब मेरे अंक जो है तुम्हारे अंक जो आए हुए हैं उससे 2 अधिक है, और दोनों के अंकों का योग 14 है। तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, मतलब मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। तो अब यहाँ पर हल एकदम बहुत सरल है, ये इतना सही हल है, इसका बहुत सरल है। ये उदाहरण नंबर पहला है। तो यहाँ पर रीमा ने कहा कि माना मेरे अंक, यहाँ पर अपन x मानेंगे, जैसा कि हम 8वीं में 9वीं में के अधिकतर बीजगणितीय सवालों में मानते थे, वैसा अपन इसमें मानेंगे। तो मेरे अंक x अंक है और तुम्हारे अंक 2 अधिक है, तो यानी कि x+2 होगा। तो इन दोनों का योग कितना है बोल रहा है, 14 है बोल रहे हैं, 14 है, 14 बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले का अंक x है और दूसरे का अंक x+2 है, और इन दोनों का योग किया गया है, इन दोनों का योग किया गया है। तो मेरे अंक x और तुम्हारे अंक x+2, इन दोनों का योग 14 होता है। और तो यहाँ पर मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि मेरे अंक, यानी रीमा कहती मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, तो इन दोनों का योग यानी कि x और x+2 का योग 14 होता है। तो यहाँ पर x 1 ठोक है और यहाँ पर भी x 1 है, तो 1x और 1x हो गया 2x, और फिर 2x और ये वाला 2 यहाँ पर है, तो 2x+2 = 14 होगा। अब क्या होगा कि 2 और 14 ये दोनों नंबर है जो कि बराबर के एक इस साइड है और बराबर के दूसरे साइड है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतर यानी ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर ये जो प्लस है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस हुआ, -2। तो अब देखा जाता है कि x वाला एक साइड हो गया, x वाला टर्म्स एक साइड हो गया, और नंबर वाला टर्म्स यानी कि नंबर वाला पद एक साइड हो गया। तो आप देख सकते हो 14 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पर 2x है तो ये 2x को वैसे रहने देंगे। अगले स्टेप में अपन 2 को जो है, क्योंकि ये गुणा में है x और यानी चर और अचर पद गुणा में है, तो यहाँ पर अपन 2 को नीचे लाएंगे तो 2 से कटा देंगे, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, हाँ 2 छक्के 12। तो यहाँ पर x = 6 आ जाएगा, यानी मेरे अंक 6 हुए। और अगर तुम्हारे अंक निकालने हैं तो तुम्हारे अंक में x का मान रख देंगे, तो 6 यहाँ पर रख देंगे, तो 6 + 2 यानी 8 होगा। तो बहुत काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर अपन कुछ अगले सवालों में चलते हैं तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में यहाँ पर ये समझाया गया है, ये बताया गया है कि नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले में x है, दूसरे में x+14 है 40 है, और तीसरे में x+20 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कोण A को, कोण B को और कोण C को, तीनों को आप अगर आपस में प्लस किया जाए चाहे कितना डिग्री अंश बना हो, तीनों को प्लस करें तो तीनों का योग 180 अंश होता है। उसके अलावा अपन देखेंगे कि कोण A का मान कितना है। कोण A का मान यहाँ पर कितना दिया है, x दिया है। कोण B का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x+40 दिया है। कोण C का मान कितना दिया है, तो x+20 दिया है। तो ये तीनों कोण का x+40 और x+20, ये तीनों को यहाँ पर योग के रूप में लिख देंगे, और बराबर क्या है, यहाँ ऊपर दिया है 180 यानी 180 अंश के बराबर लिख देंगे। अब आप देख रहे हो x कितने जगह है, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर सबके सामने 1 1 1 1 है, तो यहाँ पर 1x 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 टोटल हो गया 3x, और यहाँ पर 40 और 20 होता है 60 = कितना होगा 180। अब यहाँ पर 3x को अपन यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि मैं पहले ही सवालों में बता चुका हूँ, इसके पहले का क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अपन को अचर और अचर यानी संख्यात्मक मान को एक साइड करना है पक्षांतर करके, और जैसा कि आपको पता है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर 60 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 180 - 60 हो गया। अब 180 - 60 होने के बाद
120 होता है, क्योंकि 180 में 60 गया तो 120 आता है, और इधर 3x है। अब x जो है चर है और 3 अचर है, ये दोनों किस में है, गुणा में है। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि बीच में क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर अब ये नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि बराबर का जो साइड चेंज करता है तो गुणा जो है भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर भाग में आ गया, तो 120 भागित 3। अब 3 को अगर 120 से कटाएंगे तो 40 आता है, तो x का मान अपन को मिल गया 40। अब इस x के मान को अपन एक एक करके तीनों कोणों में रख देंगे। तो यहाँ पर कोण A तो x ही है, तो x का मान 40 आ गया, मतलब कोण A का वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। उसके बाद अगर आगे अपन देखें आगे, तो यहाँ पर कोण B का मान x प्लस 20 माने थे। कोण B का मान आप क्या माने थे, कोण B का मान यहाँ पर x प्लस 40। तो ये माफ़ कीजिए, ये गलत दे दिया है। यहाँ पर ये कोण B होगा और ये कोण C होगा। ये कोण B, हाँ, कोण B x प्लस 40 होगा। तो यहाँ पर कोण B जो है x प्लस 40 है, और x का मान ऊपर देख सकते हैं 40 आया, तो 40 प्लस 40 80 होगा। और यहाँ पर कोण C का मान होगा, कोण C बराबर, ये गलत दिया हुआ है, कोण B और कोण C। यहाँ ये कोण C है और ये कोण B है, तो यहाँ पर x प्लस 20 जो होगा, तो x का मान यहाँ से रख देंगे 40। तो 40 प्लस 20, यानी कि देख सकते हैं 40 प्लस 20 रखा है, तो ये दोनों को 60 हो गया। और यहाँ पर यानी कहने का मतलब अपने को x का मान लाना था, और x का मान लाने के बाद अपन तीनों जो x प्लस 40 और x प्लस 20 दिए उसमें रखना है। और x का मान भी लाना आसान है, तीनों कोणों का योग कर दिए, और तीनों कोणों का जो दिया था उसको जोड़ के x वाले को अलग और संख्यात्मक को पक्षांतर करके अलग, और फिर आसानी से x का मान निकालने के बाद तीनों कोणों में रख दिया गया। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और उसके बाद अपन आते हैं उदाहरण नंबर 3 में। उदाहरण नंबर 3 में हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 में लिखा हुआ है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों के पैरों की कुल संख्या 180 दिया हुआ है। ना तो हमको हिरण की संख्या पता है और ना ही कितने सारस है ये पता है, लेकिन ये पता है कि जितने भी हिरण और सारस है उनके कुल पैरों की संख्या 180 है। लेकिन आप जानते हैं कि हिरण की पैरों की संख्या 4 होती है और सारस पक्षियों की पैरों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर अपन ना तो अपने को हिरण के पैरों की संख्या पता है और ना ही सारस के पैरों की संख्या पता है, केवल ये पता है कि कुल जो पैर है वो 180 पैर है। तो अपन माना हिरणों की संख्या x है और पक्षियों की संख्या यानी जो सारस पक्षी हैं उनकी संख्या y है। तो अपने को चूँकि एक हिरण के पैरों की संख्या 4 है और हिरणों के पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या मतलब उसकी संख्या x है, और x को 4 से गुणा करेंगे तो जितने भी हिरणों के पैरों की संख्या है वो निकल जाएगा। तो x गुणा 4 करेंगे तो 4x आता है। और वैसे ही सारस पक्षियों की पैरों की संख्या 2 होती है, यानी एक सारस पक्षी के पैरों की संख्या 2 होती है। तो सारस पक्षियों की कुल संख्या क्या है, कितना है, कुल कितने सारस है, y सारस है। क्योंकि y की सारस पक्षियों की संख्या नहीं पता तो अपन y माने हैं। तो जब y को 2 से गुणा करेंगे तो जितने भी पैर हैं उनके वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 2y हो गया। अब अपने को सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 2y आ चुका है और हिरणों के पैरों की संख्या 4x आ चुका है। अब अपन टोटल पैरों की संख्या अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 180 पैर है, माफ़ कीजिए। कथन के अनुसार क्या बोला गया है कि हिरणों के पैरों की संख्या प्लस सारस पक्षियों के पैरों की संख्या दोनों का योग जो अपन अभी निकाले हैं 4x और 2y, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 180 आता है। तो यहाँ पर 180 जो है ये एक समीकरण का निर्माण करता है और यही समीकरण का निर्माण हमको करना था। और ये आगे भी ऐसे इस टाइप के प्रश्नावली में भी हैं। तो पहली प्रश्नावली में अपन चलेंगे तब इनको सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इजी था, काफ़ी सरल था और आसानी से ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर चौथे उदाहरण में आ गए हैं, एक कापी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है। मतलब एक कापी अगर ख़रीदें और 2 पेंसिल ख़रीदें तो हमको उसके बदले में 45 रुपये देना होता है। तो यहाँ पर एक कापी का रेट भी नहीं पता और नहीं 2 पेंसिलों का रेट पता, तो अपन माना एक कापी की कीमत x रुपये है और एक पेंसिल की कीमत y रुपये है, जबकि अपन ने पेंसिल 2 खरीदी है। तो यहाँ पर एक कॉपी का कीमत x यानी कि 1x होगा, और जबकि पेंसिलों की संख्या 2 है इसलिए 2y लिखेंगे और दोनों का योग करें
करें तो 45 आता है, यानी 45 के बराबर होता है, यानी 45 रुपये के बराबर होता है ये। तो एक कापी और 2 पेंसिलों का योग आपको 45 रुपये देना होगा। तो ये इस प्रकार का ये समीकरण बन गया। तो अपन को जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, जो अपने को कथन दिया रहेगा, उससे अपन समीकरण का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अब अपन आगे आते हैं। आगे है युगपत समीकरण। तो मैं बता दूं कि युगपत समीकरण होता क्या है। तो युगपत समीकरण क्या होता है, इसको समझने के लिए अपने को युगपत समीकरण देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ युगपत समीकरण किसको बोलते हैं। तो युगपत समीकरण, युगपत समीकरण युगपत समीकरण किसको बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक चरों से युक्त, दो या दो से अधिक चरों से युक्त दो या दो से अधिक समीकरणों के समूह को क्या कहा जाता है, युगपत समीकरण कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्लियर कर देता हूँ उदाहरण देकर। अभी युगपत समीकरण कहते हैं जैसे कि x + y = 5 और 4x + 5y = 7। तो यहाँ पर ये पहला समीकरण हुआ, ये दूसरा समीकरण हुआ। इसको ग्रुप में युगपत समीकरण कहेंगे। ये युगपत समीकरण है क्योंकि इस पे दो चर है, दो चर का से युक्त समीकरण है, और दो से अधिक या दो समीकरणों के ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, युगपत समीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे 5x - 7y = 9। तो ये समीकरण 3 हो गया। तो दो से अधिक भी समीकरण हो गए। तो दो या दो से अधिक समीकरणों से का ग्रुप को अपन युगपत समीकरण कहते हैं। अब समझ में आया युगपत समीकरण किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक चरों के, यानी कि x चर, y चर और z भी ले सकते हैं अपन, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है। तो दो या दो से अधिक चरों के से युक्त दो या दो से अधिक समीकरणों के समूह को, यानी कि ये एक पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, ये तीनों समीकरण एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, और इस समूह को एकल में क्या कहेंगे, युगपत समीकरण कहेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि युगपत समीकरण किसको कहते हैं। युगपत समीकरण के बाद हम आगे बढ़ें तो अपने को इस टाइप का कुछ आलेख टाइप का दिखेगा। आलेख में क्या होता है कि हम समीकरण, जो दिए गए समीकरण हैं उनको अब ग्राफ पेपर में हम दर्शाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को 2 बिंदुओं में कन्वर्ट करते हैं, और वो 2 बिंदु जो हमको ग्राफ में मिलते हैं उससे हम सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, और इससे काफ़ी आगे तक के उदाहरण हैं। और इस विधि से दो समीकरण को हल करके x और y के मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो आलेखी विधि कहते हैं। आलेख से बनाया जाता है इनको। तो ये काफ़ी सरल है, और हम आलेखी विधि में जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 में इसको आलेखी विधि से ही हल किया है। तो आलेखी विधि के पहले नियम और शर्तों को जान लेते हैं, और उसके बाद हम आलेखी विधि को पूरी तरीके से एक एक पॉइंट पे गहराई से अपन प्रकाश डालेंगे, एक एक पॉइंट को अपन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन इसके नियमों को सीख लेते हैं कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं, यदि हम ग्राफ खींचें तो यदि प्रत्येक, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यदि प्रत्येक परिस्थिति में हम एक दूसरे को काटती हुई सरल रेखा प्राप्त करते हैं, यानी कि हम ग्राफ खींचें और इस तरह से काटती हुई रेखा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से काटती हुई रेखा अपने को मिले, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलती है। तो आइए हम इसके नियमों को समझ लेते हैं।
तो समीकरण के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखा का कटान यानी प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों का हल होता है। यानी कि जहाँ पर वो एक दूसरे को काटती है वहीं पर, यानी कि जैसे यहाँ पर ये पॉइंट पे काट रही है 3 और 7 पर, तो 3x की वैल्यू है और 7y की वैल्यू है। तो इस पे भी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि जब एक दूसरे को दो रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है तो वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तब समीकरण का अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर ये याद रखना कि जब कोई सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर उसका हल प्राप्त होता है, और अगर वो एक दूसरे को काटती है तो समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। ये याद रखना, अद्वितीय हल होता है। और कटान बिंदु के मान को ही समीकरण का हल कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काट रही है, जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में ये 3 और 7 में काट रही है तो 3 का x का मान होगा और ये 7 जो है y का मान होगा, और यही समीकरण का हल होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि यहाँ पर जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हो तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होती है। यानी कि जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हो, देखो जितनी जगह पर वो काटेगी, जितनी जगह पर रेखाएं एक दूसरे को काटेगी उतना हल प्राप्त होता है। तो समांतर रेखाएं मतलब रेल की पटरियां कुछ इस प्रकार होती है और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो जब काटेगी नहीं तो हल ही कहाँ से प्राप्त होगा? तो जो रेल की पटरियां होती है वो इसका अच्छा उदाहरण है। अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, जैसे मैं अगले पेज में बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता। जितने जगह पर काटती है उतना ही हल प्राप्त होता है, और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी किसी बिंदु पर काटती नहीं है तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता। तीसरा पॉइंट अपन बात करें तो जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं संपाती हो। संपाती का मतलब जैसे घड़ी में 12 बजते हैं तो एक रेखा दूसरे रेखा यानी मिनट वाला कांटा और घंटे वाला कांटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, यानी कि वो एक दूसरे को ढक लेता है। इसी प्रकार हम जब देखते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्पष्ट है कि ये दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, यानी कि एक दूसरे को ढक लेती है। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। तो जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती हो अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो तो तब समीकरण के अनेक हल होते हैं। मैं पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज़ को कि जो एक रेखा दूसरी रेखा को जितनी बिंदुओं पर काटती है, एक रेखा दूसरी रेखा को जितने बिंदुओं पर काटती है वो उतना ही हल प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिंदु पहली जो रेखा है दूसरी रेखा को हर एक बिंदु पर काट रही है, यानी ऐसी कोई भी बिंदु नहीं है जहाँ पर पहली रेखा दूसरे बिंदु के स्पर्श में नहीं है। यानी प्रत्येक बिंदु अगले रेखा के यानी दूसरी रेखा के हर एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनंत हल होगा, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर हल वो कर रही है, इसलिए अनेक हल होता है। यानी अनेक हल बोला जाता है इसको, क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होती है। यानी कि जिस बिंदु पर पहली रेखा होती है उसी बिंदु पर दूसरी रेखा भी वो एक दूसरे को ढकी होती है, इसलिए बहुत सारे हल मिलते हैं अपने को, बहुत सारे अनेक हल मिलते हैं। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर संपाती रेखा प्राप्त होती है ग्राफ में। उसके बाद ये तीनों नियम हो गए। पहला नियम मैं बताया था कि अद्वितीय हल, और उसके बाद बताया था कोई हल नहीं, क्योंकि कोई हल नहीं में यहाँ पर एक भी बिंदु पर नहीं काटती। और उसके बाद आया था कि अनेक अनंत हल, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर अब आते हैं उदाहरण नंबर 6 में। तो उदाहरण नंबर 6 में कविता ने एक पेंसिल और दो रबर और 4 रुपये में खरीदी, यानी कि एक पेंसिल और 2 रबर की कीमत 4 रुपये है, और सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपये में खरीदी। मतलब उसकी दूसरी सहेली यानी कि सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपये में खरीदी। तब क्या हम पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत क्या होगी, यानी कि कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। माना एक पेंसिल की कीमत अपन x मानेंगे, क्योंकि अपने को एक पेंसिल की कीमत ही पूछा गया है और अपने को नहीं पता। तो जहाँ पर नहीं पता होता तो वहाँ पर अपन चर राशि को मानते हैं। ये मैं स्टार्टिंग वीडियो में बता चुका हूँ।
जब अपन अज्ञात राशि को चर राशि में लेते हैं, मानते हैं, और एक रबर की कीमत y रुपये होगी, और चूँकि कविता ने एक पेंसिल और वह 2 रबर की कुल कीमत कितना दिया, 4 रुपये चुकाई, तब इसे निम्नलिखित समीकरण से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 1 गुणा x करेंगे, और 2 रबर की कीमत यानी कि 2 गुणा 2 इसीलिए रखे हैं क्योंकि 2 नग रबर लिया गया है, और 1 रबर की कीमत y रुपये है, तो 2 गुणा y होगा। ये दोनों मिला के बराबर 4 आते हैं, तो यहाँ पर 1 x और 2 y बराबर, दोनों का योग 4 के बराबर होगा। और इसी प्रकार सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर खरीदने के लिए कुल 16 रुपये दिया, तो यहाँ पर 2 पेंसिल और प्लस करेंगे 4 रबर, एक रबर की कीमत y है, तो यहाँ पर 4 गुणा y करेंगे इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस 4y बराबर 16, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस प्रकार ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा समीकरण बन गया। अब अपन इसको क्या करेंगे कि पहला समीकरण जो है उस पहला समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद फिर y का मान इसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पर 2y है और x इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो x पक्षांतर होने के बाद x के सामने यहाँ पर प्लस का निशान है, कुछ नहीं यानी प्लस है, तो इधर जाने के बाद y मतलब प्लस जो है x जो है माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 माइनस x हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 जो है इससे y से गुणा में है, तो 2 जो है नीचे चले जाएगा, और इस प्रकार एक समीकरण नंबर 3 आएगा, यानी जो y का मान हो जाएगा वो y बराबर 4 माइनस x बटे 2 हो जाएगा। फिर इस समीकरण को अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में x का बदल के मान रखेंगे। तो सबसे पहले अपन रखते हैं x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार 5, 6 भी रख सकते हैं। रखने पर y के जो मान प्राप्त होंगे वही एक सारणी में अपन उसको मेंशन करते जाएंगे। तो अपन जब x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर 4 बटे 2 ही बचता है, तो 4 बटे 2 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से काट कर 2 आता है, तो 2 लिखते हैं। उसी प्रकार अगर 1 रखें तो यहाँ पर 1.5 प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर x की जगह में 2 रखें तो अपने को y का मान इसको हल करके निकालते हैं, तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3 रखने पर y का मान 0.5 होगा। तो इस प्रकार ये और भी वैल्यू आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 देखते हैं। तो समीकरण 2 में ये है, समीकरण 2 को भी एक की तरह हल करेंगे। समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लिया जाता है। उसके बाद फिर 2 को, क्योंकि दोनों में है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो इन दोनों को 2 को बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद अंदर बचा x, और 4 में 2 निकला तो 2 बचा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2 गुणा के फॉर्म में कोष्टक के बाहर है जो, उस 2 को 16 के नीचे भाग के रूप में ले आते हैं। और जब 16 बटे 2 होगा तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार में कट जाएगा और ये 8 आएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर एक समीकरण बन गया x प्लस 2y बराबर 8। तो यहाँ पर x को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस x हो जाएगा। फिर 2y बराबर 8 माइनस x होगा। उसके बाद फिर 2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर एक और समीकरण मिल गया। तो जैसे यहाँ पर तीसरा समीकरण था, ये तीसरा समीकरण है, उसी प्रकार ये चौथा समीकरण मान लेते हैं इसको अपन। समीकरण 4 में जो प्राप्त हुआ हमको, समीकरण 4 में x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अगर रखते जाएं जैसे इसमें रखा गया है, तो इसमें भी एक नई सारणी मिलेगी अपने को, नया y का मान मिलता चला जाएगा। और इस प्रकार ये दोनों मानों को अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले अपन पहले समीकरण से प्लॉट करते हैं 0 और 2। तो यहाँ पर अपना ये एक समीकरण, ये ग्राफ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ग्राफ में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 और 2 अपने को निकालना है। तो अपना 0 और 2, x अक्ष में 0, y अक्ष में 2। तो यहाँ पर अपन मूल बिंदु पर पहले खड़े होते हैं और यहाँ पर y अक्ष में 2 है और x अक्ष में 0 है। तो यहाँ पर y अक्ष में 0 है, मतलब x अक्ष में 0 है, मतलब वो जो बिंदु है वो y अक्ष में होगा। तो यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट पे है, यानी कि यहाँ पर 0 और 2 है। उसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट है वो 1 और 1.5 है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक कदम x में चला गया और 1.5 यानी कि 1 और 0.5 यानी कि 1.5 कदम अपन y अक्ष में चले।
तो यहाँ पर एक कदम x में बढ़ा है और 1.5 कदम y में बढ़ा है। उसी प्रकार 2 कदम अपन x की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये x की साइड है तो अपन को ऐसे चलना है 2 कदम, और 1 कदम अपने को y के साइड चलना है। तो इस प्रकार एक ये बिंदुओं का समूह मिलेगा, और इसको अगर सबको आपस में मिला दिया जाए तो यहाँ पर अपने को एक रेखा मिल जाएगी। और ये रेखा किस समीकरण से बनी है? तो ये रेखा पहले समीकरण से बनी है, जो कि पहले समीकरण जो था वो अपना ये था x माइनस 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार इस बॉक्स के प्रत्येक बिंदु को लेकर 0 और 4 को 1 और 3.5 को इस एक एक बिंदु को लेकर अपन यहाँ पर फिर एक रेखा का निर्माण करेंगे। जो ऊपर वाली रेखा इस प्रकार होगी, इस प्रकार मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेखा प्राप्त होगी वो ऐसा होगा। तो इस प्रकार हम उदाहरण नंबर 6 को बनाएंगे, और उसी प्रकार उदाहरण 7 उदाहरण 8 को भी अपन आलेखीय विधि से ही हल करेंगे। उसके बाद अपन अगले वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 1 कैसे बनाया जाता है।